भूत और चुड़ैल की रसोई। एक शहर में भूत और चुड़ैल YouTube पर रेसिपी बनाने के लिए बहुत मशहूर हुए थे। काफी लोग उनसे इंस्पायर होकर खाना बनाना सीखते थे। तभी एक दिन उनके हजारों फैन के सामने एक फैन उनसे इंटरव्यू लेते हुए पूछती है, सर आखिर आप दोनों इतने डिफरेंट क्यों हैं? मतलब बाकी लोग अपनी शक्ल दिखाते हैं और खाना बनाते हैं, लेकिन आप दोनों ने हॉरर वाला मास्क पहनकर खाना बनाया है। इसके बावजूद भी काफी लोग आपको पसंद करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? हाँ सर, आखिर दोनों अपना असली चेहरा दिखाते क्यों नहीं हैं? हम आपके चेहरे के पीछे का सच जानना चाहते हैं, तो दिखाइए अपना असली चेहरा। आपने जो प्यार दिया वो चाहकर भी कम नहीं होगा, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए काफी शॉकिंग और सरप्राइज वाला हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और हम कह नहीं सकते कि इस सच को जानने के बाद शायद ही आप हमें इतना प्यार दें या ना दें। ऐसा क्या सच है? क्या ऑडियंस आप लोग इनके सच के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें अपने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ भूत और चुड़ैल के बारे में जानना है। तो सुनिए, सच ये है कि हम कोई झूठ मूठ का भूतिया मुखौटा नहीं पहनते हैं। हम सच में ही भूत और चुड़ैल हैं। क्या आप सच में भूत और चुड़ैल हैं? पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? इस पूरे सच को जानने के लिए आपको हमारे साथ 8 महीने पीछे चलना होगा, जहां हम दोनों पति पत्नी ने अपना घर चलाने के लिए एक स्ट्रीट फूड बेचना शुरू किया। अजी सुनते हो, हमने जो सोचा है वो हो जाएगा ना? हमारा ये प्लान काम करेगा ना? अरे भगवान, तुम फिक्र न करो, हमारा स्ट्रीट फूड बेचने का प्लान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल लोग बाहर की चटपटी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं और इसमें बहुत पैसा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अब कल से हम चाट पापड़ी, बर्गर और मोमोज बेचेंगे और चाइनीज प्लेटर बेचेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत बिकती हैं। हाँ ठीक है, अब सो जाते हैं। अगले दिन ही दोनों अपना एक छोटे से टेबल और अम्ब्रेला लगाकर बर्गर, चाट पापड़ी और चाइनीज प्लेटर बनाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, चाट पकौड़ी, कॉन्टिनेंटल चाइनीज चीज को खाइए, बर्गर है, चाउमीन, मंचूरियन, चाट पापड़ी और पूरा कॉम्बो भी है। आइए आइए, मिनिमम प्राइस पर चटपटी चाइनीज चीजें खाइए। नई दुकान खुलने पर 1 हफ्ते तक पहले कस्टमर को फ्री बर्गर। आइए आइए आइए। ओए देख, लगता है वो दुकान नई खुली है और वहाँ कोई पहला कस्टमर नहीं आया। चल वहीं चलते हैं। हाँ हाँ चल, फिर 1 हफ्ते तक फ्री बर्गर ही बर्गर खाएंगे हम। जल्दी जल्दी आइए और हमारे पहले कस्टमर बनिए। अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है, आप वो लकी कस्टमर हो सकते हैं। तभी वो दोनों लड़कियां और उनके साथ 2 लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सुनिए जरा हमें चाइनीज प्लेटर तो दीजिए। ओहो, ये चारों तो एक साथ आ गए और हमारा लगे कस्टमर तो एक ही था। अब क्या करें? सुनिए, पहले मैं आया। हम आपके लकी कस्टमर है ना? नहीं, ऐसे कैसे? हम आए हैं, पहले हम हैं वही लकी कस्टमर और हमें हफ्ते तक बर्गर फ्री मिलेगा। तान्या, आखिर हमारे कस्टमर को बुलाने की जो टेक्निक थी वो काम कर ही गई। आप बिल्कुल सही कहते हैं। आप चारों फिक्र मत कीजिए, आप चारों ही हमारे लकी कस्टमर हैं जिन्हें 1 हफ्ते तक फ्री बर्गर मिलेगा। ये अब तो मजा आएगा। जल्दी से एक बर्गर और चाइनीज प्लेटर लगा दीजिए। मोनिका, बर्गर भी ले लो? हाँ ले ले। पीयूष, जो मैं खा लूंगा वही तो खाएगा ना? हाँ यार। ठीक है भैया, चाट पापड़ी, टिक्की, मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स दे दीजिए। ये लो, आप चारों का ऑर्डर तैयार है। वाह आंटी, आपके हाथ का खाना तो बहुत ही यम्मी है। हाँ आंटी, ऐसा डिलीशियस, अमेजिंग, और वो भी मैंने आज तक किसी के ठेले पर नहीं खाया है। सच में आपने काफी अच्छा बनाया है। मैं अपने और भी दोस्तों को लेकर आऊंगा और मेरे बर्थडे पर सारा खाना आपकी तरफ से आएगा। अरे हाँ हाँ बेटा, शौक से। ये लो हमारा नंबर, जब भी जरूरत हो ऑर्डर कर देना, हम सारा खाना बना लेंगे। ये लीजिए भैया पैसे। इस तरह से वो लोग उनके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाते हैं और उनकी दुकान पर कस्टमर को भेजने लगते हैं। 2-4 दिन बाद ही उन कपल के स्ट्रीट फूड खाने सभी लोग आते हैं और देखते ही देखते 1 महीने में वो मशहूर हो जाते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों से ऑर्डर भी आते हैं, जैसे कि अब वो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, वेडिंग्स में कैटरिंग का काम भी करते थे। तभी एक शख्स उनके हाथ का स्ट्रीट फूड खाकर कहता है,
ओह वाओ, इट्स वेरी अमेजिंग टेस्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इतना अच्छा खाना बनाते हैं, और मैंने बहुत सुना है आप बहुत मशहूर भी हैं। मैं आपके हाथ का खाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सर कि आपको हमारे हाथ का स्ट्रीट फूड अच्छा लगा। इसलिए मैं आपको अपनी पहचान बनाने का एक मौका देता हूँ कि आप अपना ये खाने का टैलेंट दुनिया के कोने कोने के लोगों को बताएंगे और दिखाइए। सर, हम कुछ समझे नहीं। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मास्टर शेफ कपल में आ रहे हैं एज अ कपल कंटेस्टेंट जोड़ी। क्या सच में? इसका मतलब आप एक शेफ हैं? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। आप देखना, हम जरूरी ये खिताब जीतेंगे। ये कहते ही तानिया दुनिया के सामने टीवी पर मास्टर शेफ कपल के किचन में खाना बनाते हैं और एक एक करके सारी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। लास्ट में 3 कंटेस्टेंट कपल खाना बनाने के लिए बचते हैं। ये लास्ट राउंड, इसके बाद हमारा मास्टर शेफ कपल चुना जाएगा। आप 3 लोग ही बचे हैं, मिहिर बेला, कार्तिक नायरा और तान्या गगन। 10 मिनट में आपको दूध से एक बेहतरीन डिश बनानी है। नायरा, हम ये खिताब जीतना ही चाहते हैं और हमें ये जीतना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें जैसा भी करना पड़े। हाँ, तुम सही कहते हो, हम इनके दूध को खराब कर देंगे ताकि ऐसा कुछ भी बना ही ना पाए। सुनिए जी, मैंने सोचा क्यों ना हम फिरनी बना लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है। वो दोनों ही अपने कुकिंग स्टेशन पर खाना बनाते हैं तो चुपके से नायरा उनके दूध में नींबू छोड़ देती है, जिसके बाद उसके दूध खराब हो जाता है और फिर अपना खाना बनाने लगती है। तभी फटे दूध को देखकर तानिया कहती है, ये क्या, मैं फिरनी कैसे बनाऊंगी, हमारा दूध फट गया। ओहो, अब हम कैसे जीतेंगे? तान्या, फटे हुए दूध से रसगुल्ले बना देते हैं। ठीक है। तभी वो दोनों फटे दूध से एक नई मिठाई बना लेते हैं। कुछ देर बाद सब अपनी डिश शेफ को खिलाते हैं, जिसे खाने के बाद वो कहता है, देखिए, मुझे अपना मास्टर शेफ कपल किचन का विजेता मिल चुका है और उसका नाम है, देखना ये जरूर हारेंगे। वो लकी कपल कोई और नहीं बल्कि एक स्ट्रीट फूड पर सस्ता बेचने वाले पति पत्नी तान्या और गगन हैं। इनकी डिश में वो मिठास थी जो मैं इतने सालों से तलाश कर रहा था। आइए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। हमारी ट्रॉफी इन्होंने छीन ली, अब हम इन्हें मार डालेंगे। तभी वो इन्हें मास्टर शेफ की विनिंग ट्रॉफी देते हैं, जिसे लेकर वो वापस लौट ही रहे थे कि गुस्से में नायरा और कार्तिक उन्हें मार कर चले जाते हैं। साथ ही उनसे वो ट्रॉफी भी ले जाते हैं। तभी वो दोनों चुड़ैल बनने के बाद कहते हैं, आज ही उन लोगों ने हमें ट्रॉफी के लिए मार डाला। अभी तो मैं और लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाना चाहती थी। मैं भी तान्या, इन्होंने हमें भले ही मार डाला, लेकिन हम अपने हाथ का खाना सबको खिलाएंगे और शुरुआत YouTube चैनल से करेंगे। ये बोलते ही वो अपने जादू से अपनी रसोई में एक कैमरा लगाते हैं, जहां वो खाना बनाते हुए कहते हैं, नमस्कार, हमारे भूत और चुड़ैल की रसोई में आपका स्वागत है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो, इसलिए आप सब हमें सपोर्ट करना और हम अपने असली चेहरे में ना आकर भूत और चुड़ैल का मास्क लगाकर ही आपको खाना बनाना सिखाएंगे और नई नई टिप्स खाना बनाने की बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर नूडल्स को बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और ये सारे मसाले डालने के बाद हमारी सिंगापुरी नूडल्स रेडी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भूत और चुड़ैल की ये वीडियो जब अपलोड होती है तो काफी लोग उनके हॉरर रूप को देखकर उनकी वीडियोस देखते हैं। ऐसे ही वह भूत और चुड़ैल 2-3 महीने में अलग अलग देश की वीडियो डालकर फिर से मशहूर हो जाते हैं, जिससे लोग उनके खाने के दीवाने हो जाते हैं और उनकी रसोई पर भी खाना खाने लगते हैं। इतना नाम होने के बाद उनकी जनता उनकी असली चेहरे को देखना चाहती थी, इसलिए 6 महीने बाद उनका एक इंटरव्यू होता है। और बस इतना वायरल होने के बाद आज हम दोनों आपके सामने हैं। अपनी मौत का गम बताने के बाद भी हमें अपने पैशन को अपनाया और आप तक अपने टैलेंट को पहुंचाया। आपकी सारी जनता आप दोनों से अभी भी बहुत प्यार करती है। आपकी रियल कहानी सुनकर सारी ऑडियंस रो रही है और खुश भी है कि उन्हें उनका स्ट्रीट फूड वाले मास्टर शेफ वापस मिल गए हैं। वी लव यू मास्टर शेफ कपल किचन। हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह वो भूत और चुड़ैल अपनी रसोई में सबको बुलाकर खाना खिलाते थे। बुजुर्गों की मसीहा चुड़ैल। यमलोक में यमरानी बहुत गुस्से में थी। वो 4 चुड़ैलों को ज्वालामुखी के समंदर में फेंकने जा रही थी कि चारों चुड़ैल रंपा, चंपा, डंका, लंका उसके पैर पकड़कर कह रही थी, यमरानी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा करके हमें एक मौका दीजिए। हाँ
यमरानी, हम ऐसे तिल तिल करके मरना नहीं चाहते, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। हाँ यमरानी, ये खतरनाक ज्वालामुखी का समंदर है, अगर इसमें एक बार हम चले गए तो मुश्किल है हमारा एक नाखून भी मिलना। अब डर का एहसास हो रहा है, पर जब तुम लोगों को पीड़ित कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी, तब ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब खुद पर ये सब बीत रहा है तो मैं क्यों तरस खाऊं। यमरानी, हम चारों चुड़ैलों पर इतना जुर्म मत ढाइए। मरने वाले को भी मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, उसे एक मौका दिया जाता है। हमें भी सिर्फ एक मौका दीजिए। क्यों? डंका रंपा लंका। हाँ यमरानी, कृपया हम पर रहम खाइए, चंपा की बात सुन लीजिए। चारों चुड़ैल यमरानी के आगे गिड़गिड़ा रही थी। तभी वो उन्हें कहती है, ठीक है, तुम इतना कहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। इसमें तुम्हें धरती लोक पर जाकर बुजुर्गों का मसीहा बनना पड़ेगा, उनकी सारी तकलीफों को खत्म करना पड़ेगा, उनकी हर चीज माननी होगी, जो उन्हें चाहिए होगा वो तुम दोगी, उन्हें सारी सुविधा। पर यदि तुमने उनसे घृणा, ईर्ष्या या अपमान किया तो ये तो सिर्फ ज्वालामुखी का समंदर है जहाँ तुम्हें फेंका जा रहा था। सजा इससे भी ज्यादा बड़ी होगी, सजाए मौत। ये तो तुम जानती ही हो ना, जहाँ न मर सकोगी ना जी सकोगी। ये क्या, धरती लोक पर जाकर हमें बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी? हे भगवान, उनका दिमाग तो सटियाया हुआ होता है, हम कैसे काम करेंगे अब? और ये सब हो जाएगा तिल तिल कर मरने से, तो अच्छा हम धरती लोक पर जाकर सेवा कर ले, कम से कम इसी यमरानी से तो बचेंगे। हाँ, डंका बिल्कुल ठीक कहती है। आपस में क्या खुसर फुसर कर रही हो? तो बताओ, क्या सोचा तुमने? मरना चाहोगे या बुजुर्गों की मसीहा बनोगी? ऑप्शन बी यमरानी जी, हम धरती लोक पर जाकर बुजुर्गों की मसीहा बनेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। परफेक्ट, तो जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? धरती पर जाओ, 1 महीने का टाइम है तुम पर, और याद रखना मेरी नजर हर वक्त तुम चारों पर ही है। जी 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 यमरानी जी। तभी चारों चुड़ैल अपने हाथ क्रॉस करके आंख बंद करके धरती लोक पर पहुंच जाती हैं, जहां वो गाय के तबेले में होती हैं और कहती हैं, आए आए, ये हमने कहाँ लैंड किया है? बड़ी गंदी सी बदबू आ रही है। हाँ यार, मुझे तो गोबर जैसी बदबू आ रही है। वो तो आएगी ही, क्योंकि हम गंदे गंदे बदबूदार गोबर में जो खड़े हैं। सड़ा दिया बिल्कुल मुझे। किसके दिमाग में गोबर है जिसने गोबर के बारे में सोचा? तभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं तो नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। गाइस वो मैं हूँ। दरअसल मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो मुझे हल्का होने जाना था। तभी चंपा अपना पेट पकड़कर झुककर एक जोरदार पाद मारती है, जिसे सूंघकर तीनों चुड़ैल कहती हैं, हाय हाय हाय, इसने तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया अपने पाद से, पतौड़ी चुड़ैल। अब क्या गाय के तबेले में हल्की होगी? चल कहीं और। अभी यार, यहाँ सूंघने से धर्म भ्रष्ट कब से होने लग गया? अरे उसके कहने का मतलब है तूने हमारा मूड ऑफ कर दिया। जानती है ना, यमरानी की निगाह हम पर ही टिकी है, हमें बुजुर्गों के पास जाना होगा। चलो चलो, पैर भी साफ करने हैं। ये कहते ही चुड़ैलें अपना पैर साफ करती हैं और चंपा चुड़ैल हल्की होकर आ जाती है, जिसके बाद चारों चुड़ैल सड़क पर बुजुर्गों को ढूंढती हैं। तभी उन्हें एक बेकार हालत में परेशान बुजुर्ग मिलता है, जिसका एक हाथ टेढ़ा था। तभी चारों चुड़ैल अपना भेष बदलकर उसके पास जाकर कहती हैं, बाबा क्या हुआ आपको? आपका हाथ कब से टेढ़ा हुआ है? आप बहुत परेशान हैं? अरे बेटी, बहुत परेशान हूँ। एक दिन और भूखा रहा तो मर जाऊंगा। ठंड भी लग रही है, कोई नहीं है मेरा। आपके पास से तो बदबू भी आ रही है, कब से नहीं नहाए आप? बेटा, 2 महीने से सड़क पर पड़ा हूँ, कचरे में से खाना खाता हूँ। मिल जाता है तो ठीक है, वरना खाली पानी पीता हूँ। कुत्ते बिल्लियों से छीन कर खाना खाता हूँ। क्या आपके साथ इतना कुछ हो गया? चारों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। चंपा चुड़ैल जादू से व्हील चेयर पर उन्हें बिठाती है और लंका चुड़ैल जादू से एक खाली जगह पर वृद्धाश्रम बनाती है, जहां उनके सुख सुविधा की हर चीज थी। तभी 2 चुड़ैल उनके कपड़े की शॉपिंग करती हैं। 2 चुड़ैल उन्हें नहला देती हैं और जादू से लाई कपड़े उन्हें पहना देती हैं। फिर लंका चुड़ैल जादू से उनका खाना लाती है और अपने हाथ से खाना खिला देती है और कहती है,
बाबा आपने ठीक से तो खाया ना, और चाहिए? बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की और भरपेट खाना भी खिलाया। आखिर कौन हो तुम? तुम्हें जादू भी आता है? बाबा बस आप ये जान लीजिए कि हम अपनी गलती सुधारने आए हैं यमलोक से। आपको कुछ भी चाहिए तो हमें बताना। ये कमरा आपसे आपका ही है। डंका चुड़ैल, मेरा मतलब ये डंका यहीं रहेगी हमेशा। शुक्रिया बच्चों, भगवान करे तुम्हें जो चाहिए मिल जाए। बाबा हम तीनों आते हैं, हमें और भी लोगों की मदद करनी है। ऐसा कहकर तीनों चुड़ैल बाहर जाती हैं, जहां उन्हें बूढ़े दंपत्ति सरोज और हरिया रोते हुए भीख मांगते हुए दिखते हैं और वो कहते हैं, अरे बेटा, कोई तो मदद करो हमारी, कुछ खाने को दे दो। अम्मा, बाबा आप यहाँ ऐसे कैसे? आपका घर कहाँ है? बेटा हमारा घर नहीं है, हमारे बहू बेटे ने हमें घर से बेघर कर दिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो आपके साथ? बेटा हमने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं माने और हमें इस बुढ़ापे में ये दिन दिखा दिए। आप हमारे साथ चले, आपने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, हम खाना खिलाते हैं आपको। चुड़ैल अपना बिना जादू चलाए उन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है। जब वो खाने पर पागलों की तरह टूट पड़ते हैं और खाने लगते हैं, उनकी बेबसी देखकर चुड़ैलों का दिल पसीज जाता है। भरपेट खाना खाने के बाद वो कहते हैं, हमें तो तुमने बहुत अच्छे से खाना खिलाया पर रोज थोड़ी ना तुम खिलाओगी। उसकी भी फिक्र मत कीजिए, आप हमें अपने घर का एड्रेस बताइए, हमें वहाँ लेकर चलिए। देखना आपके बहू बेटे कितनी इज्जत से आपको रखेंगे। उनके बताने पर चुड़ैल वहां पहुंच जाती है और अकेले में उन बहू बेटे को अपना असली रूप दिखाकर डरा कर कहती है, अगर आज के बाद तुमने अपने माता पिता को इस घर से बाहर निकाल दिया और उनका निरादर किया, उनकी अच्छे से सेवा नहीं की, तो यहीं से तुम्हें यमलोक ले जाऊंगी। वहीं से आई हूँ मैं। नहीं, हम दोनों वादा करते हैं दोबारा फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मम्मी जी, पापा जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर वो बहू बेटे बहुत प्यार से उन्हें अंदर ले जाकर उनका ख्याल रखते हैं और कहते हैं, बच्चों, तुम्हारी वजह से आज मेरे बहू बेटे सुधर गए और हम अपने घर पर हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर चुड़ैल वहां से आ जाती है और भी जगह जाते हैं जहां उन्हें अनेक वृद्ध लोग मिलते हैं जिनका कोई नहीं होता। वो उन्हें अपने वृद्धाश्रम में लाकर उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं, उन्हें खाने पीने, पहनने ओढ़ने के कपड़े देते हैं। डंका चुड़ैल अच्छे से उन लोगों का ख्याल रखती है। तभी एक बूढ़े अपाहिज बाबा गगन उन्हें मिलते हैं जो कहते हैं, बेटा तुम मेरी मदद कर रही हो, ये अच्छा है, लेकिन मैं आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ, वरना मेरी मदद मत करो। अरे नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो हम आपको इस व्हील चेयर में एक छोटे से दुकान लगा देते हैं, जिसमें आप इसे कहीं भी चला कर ले जा सकते हैं और उस पर सामान लगाकर बेच भी सकते हैं। रंपा, जरा लेकर आ दुकान वाली व्हील चेयर। उसकी बात सुनकर रंपा चुड़ैल एक कोने में जाकर जादू से वैसी चेयर लेकर आती है और उन बाबा को उन पर बिठा देती है। तभी एक आदमी उससे सामान मांगता है। अरे अंकल, जरा ये 5 टॉफी देना। हाँ हाँ लो, 5 रुपए की है। अरे वाह बाबा, आपकी तो बोनी भी हो गई। अब मैं आपको रहने की जगह भी दिखा देती हूँ। हमारा वृद्धाश्रम है, वहाँ आपके कई दोस्त भी बनेंगे, आप आराम से रह सकते हैं। वो हर चीज की सुविधा है और आप इस व्हील चेयर की सहायता से बाहर आकर सामान भी बेच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, सच में तुम हम जैसे लोगों की मसीहा हो। इस तरह चुड़ैल उन बाबा को भी उसी आश्रम में रहने की जगह दे देती है। साथ ही उनके जैसे कई वृद्ध लोग भी उस आश्रम में रहते हैं और कुछ आत्मनिर्भर के रूप में काम करते हैं। चारों चुड़ैल बुजुर्गों की मसीहा बनकर उनका बहुत साथ देती हैं। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और यमरानी उन्हें यमलोक बुलाकर कहती है, मैं तुम्हारे किए हुए काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी दासी बनने की उपाधि देती हूँ, जिसमें तुम अपनी तरह चुड़ैलों को सबक सिखाकर सही रास्ते पर लाओगी। रंपा, चंपा, लंका, डंका, क्या तुम्हें ये मंजूर है? जी यमरानी, हमें मंजूर है। इस तरह वो चुड़ैलें यमलोक में खुशी खुशी रहने लगती हैं। साथ ही चारों चुड़ैल धरती लोक पर बार बार वृद्ध लोगों की सेवा करने जाती थी।
अनाथ चुड़ैल और भूतिया बंदर का ढाबा। सलोनी एक बेचारी गरीब जवान लड़की थी जिसके माता पिता की एक हफ्ते पहले ही मौत हुई थी, जिस वजह से वह अनाथ हो गई और इधर उधर भूखी प्यासी भटकने लग गई। बेहाल रूप में सड़क पर चलते हुए वह कहती है, क्या होगा मेरा अब? कैसे रहूंगी और कब तक ऐसे भटकती रहूं? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है शहर में जिसके घर जाकर मैं रह सकूं। सलोनी रोकर गुमसुम चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। वह न आओ देखती है न ताओ, सिर्फ चल रही थी। तभी एक ट्रक बड़ा सा बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है और ट्रक वाला उसे मारकर चला जाता है। सलोनी खून में लथपथ होती है और वह अपने चुड़ैल रूप में उठकर चलने लगती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई थी। बेवड़ा था वो ट्रक वाला, अकल नाम की चीज़ नहीं है। ट्रक चलाना ही नहीं आता, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था ट्रक तो। लेकिन मेरी किस्मत, मैं बच गई। लेकिन ऐसी किस्मत को क्या फ़ायदा जहाँ मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने शादी करा दी होती तो आज मेरे साथ कोई हमसफ़र तो होता। तभी एक भूतिया बंदर उसकी बात सुन लेता है और पेड़ के बेल से लटकते हुए उसके कदमों में एंट्री मारता है और कहता है, अरे कितनी औसम है ये, इतनी खूबसूरत, वाह वाह। हट जा यहाँ से बंदर कहीं का। ए सोन पापड़ी, तू बंदर किसको बोली? आप उनका नाम मजनू। मजनू, देख मैंने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, सोन पापड़ी। इतनी खटारी सी शक्ल में भी मैंने तुझे सोन पापड़ी बोला, मतलब कि तू बहुत सुंदर है। अब उनके लिए एकदम फिट है। क्या है बे, शर्म नहीं आती तुझे भूतिया बंदर कहीं का? मेरे को तू खटारी शक्ल का कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और क्या अपुन टपुन शपुन लगा रखा है? हाँ, नहीं आती शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो तुमने सुनी होगी, हाँ, अगर मैं भूतिया बंदर हो गया तो तू भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है ना, पागल औरत। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुड़ैल बोलने की? तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो मर के भी जी रही हूँ। तू मेरी ही तरह है जो मरकर भी चुड़ैल बनकर मेरी आंखों के आगे खड़ी है। विश्वास नहीं होता तो देख और चल मेरे साथ। मजनू बंदर उस अनाथ लावारिस चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाता है और पानी में शक्ल दिखाता है। क्या है? और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है? वो सब छोड़ो, पहले तो अपनी शक्ल पानी में देख, चुड़ैल के माफिक लग रही है। मजनू बंदर की बात सुनकर वो जैसे ही नदी के ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखती है तो अपनी चुड़ैल शक्ल देखकर वह रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है जब वो ट्रक आ रहा था उसी वक्त शायद मेरी मौत हो गई और फिर मैं यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा भी कोई नहीं है, अपन दोनों साथ में रहेंगे। मेरा नाम मजनू और तुम मेरी लैला। देखो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा जिस पर तुम नाचोगी। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। मजनू की बात सुनकर चुड़ैल डांस करने लगती है। तभी बंदर बोलता है, और विश्वास कर लो, तुम मर चुकी हो। जैसे तुम चुड़ैल हो वैसे ही मैं भूतिया बंदर हूँ। पूरे जंगल में कोई भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। 1 मिनट, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखे। वाह, इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो और अब पूछ रही हो। ओह मेरी क्यूट सी लैला, मैं भूतिया बंदर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। बार बार मेरे को लैला बोलकर इरिटेट मत कर। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है और बंदर कला मुंडी मारकर टार्जन की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और पेड़ पर चढ़े हुए कहता है, अरे ओ मेरी लैला, जाने मन, रुको तो। तभी वो उसे पलट कर देखती है। क्या है मजनू? देखा देखा कैसे मुझे पलट कर देख रही हो? इसका मतलब तुम्हें अपना ज्यादा नाम मंजूर है, पर अब से मैं तुम्हें लैला ही बोलूंगा, मेरी लैला। सच में इस पूरे जंगल में यही बंदर है जो मेरा दिमाग चाट रहा है। हाँ कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब बंदरों की तरह हो, चलो मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ। ओहो मेरी लैला को केला चाहिए। कितने? लाओ, इस जंगल में बहुत सारे केले हैं। लंबे लंबे नाखूनों से तुम्हें नोच दूं उससे पहले तुम मेरे लिए केले लेकर आ जाओ, वरना अंजाम जानते हो। अच्छा बाबा, लाता हूँ, कूल डाउन कूल डाउन। तभी भूतिया बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए केले के पेड़ पर पहुंच जाता है और बहुत सारे केले लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये लो जाने मन, तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट मीठे मीठे केले लेकर आया हूँ, खा लो। केले? बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खा लेती हूँ।
ये कहते ही अनाथ चुड़ैल एक एक करके सारे केलों को खत्म कर देती है और बड़ी हैरानी से मजनू बंदर उसे देखता है और बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी, सारे खा गई हफसन चुड़ैल कहीं की। और छोड़ो, मेरा दिल आ गया इस पर अब। हाय दैया, बड़ी जोर की हमें भूख लगी थी, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें तो रोटी सब्जी ही चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ढाबा चलाएं। उस खाने को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और तुम्हें तरह तरह का खाना भी मिल जाएगा और इस जंगल में रहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो चलो हाईवे पर एक ढाबा खोल लेते हैं। तभी भूतिया बंदर और चुड़ैल मिलकर हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिस ढाबे का नाम था लैला मजनू का ढाबा। तभी बंदर बाहर जाकर कहता है, आइए आइए, शाही और स्वादिष्ट लबाबदार जायकेदार खाने को खाइए, इस ढाबे में आपका स्वागत है। मम्मी देखो तो, ये बंदर तो बोलता भी है, हमें इसके ढाबे में खाना खाना है। हाँ बोलता है। अच्छा जिद मत करो, चलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर का ढाबा। ये बोलते ही दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं, जहाँ चुड़ैल रूप बदल कर उनसे ऑर्डर लेती है। तो बताइए आपको क्या क्या खाना चाहिए, हमारे मेन्यू में सब कुछ है। ऐसा करो, आप मटर पनीर, नान मिक्स, वेज सब्जी ले आओ। ठीक है मजनू, जल्दी जाओ और आकर खाना सर्व करो। जी मालकिन, बहुत बन रही है अपने आप को, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं ये सब नहीं करने वाला। ये बोलकर बंदर सभी को खाना परोसता है। एक एक करके बंदर को देख ढाबे पर भीड़ लग जाती है और सब आने लगते हैं। सलोनी खाना बनाती थी तो बंदर सबको खाना परोसता था, जिससे उनका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक रात मजनू बंदर चुड़ैल से कहता है, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे देखो, मैं तो सरप्राइज देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो? तुम पागल हो, आखिर एक चुड़ैल बंदर से कैसे प्यार कर सकती है? कर सकती है, बस ढाबे पर एक जना और आ जाए, उसके बाद मेरा श्राप खत्म। नहीं कर सकती। ठीक है, कल का इंतजार करो फिर। ऐसे ही दोनों ढाबे पर एक और जने को खाना खिला देते हैं। तो बंदर चुड़ैल का हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे ले जाता है। तभी वो भूत में तब्दील हो जाता है और खुश होकर कहता है, वाह, मैं तो अपने असली रूप में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने? लैला, यही सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था। अब बताओ, बंदर से प्यार नहीं कर सकती? मुझसे तो कर सकती हो। ये सब क्या है? तुम भूत कैसे बन गए मेरी तरह? दरअसल मैं तुम्हारी तरह ही मरने के बाद इस जंगल में भटक रहा था, तो एक तपस्वी बाबा का मुझसे उनका कमंडल गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। धूर्त दुष्ट भूत कहीं के, तूने मेरा ध्यान भटकाकर तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस जंगल में बंदर बनकर भटकता रहेगा और वापस तभी हो पाएगा जब बंदर के रूप में तू एक ढाबे को खोलेगा और खाना खिलाएगा। तपस्वी के ये कहते ही उस श्राप से वो एक बंदर बन जाता है और इस जंगल में भटकने लगता है। उसके बाद तुम आई और पहली नजर में मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट कर रहा था। अब बताओ, प्यार करती हो? ये चला जाऊं छोड़कर? तभी गले लिपट कर चुड़ैल उससे कहती है, नहीं नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जंगल में मिली थी जब से ही, और तुम तो मेरी कैटेगरी के ही निकले। मैं चुड़ैल, तुम भूत, और हमारा प्यारा सा ढाबा। ओ मेरी प्यारी लैला। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। भूत और चुड़ैल की नदी। अरे मटके में पानी खत्म हो गया है, अगर पानी नहीं लेकर आई तो रात भर हम लोग पानी कैसे पिएंगे? एक काम करती हूँ, अभी तो सभी लोग सो रहे हैं, पास वाली नदी से जाकर पानी भर कर ले आती हूँ। रात का समय होता है और गायत्री अचानक से नींद से जाग जाती है। उसे बहुत जोरों से प्यास लगी होती है, लेकिन उसके घर में पानी नहीं होता, जिसके चलते गायत्री अपना मटका उठाती है और पास वाली नदी से पानी भरने के लिए निकल जाती है। हे ऊपर वाले, ये पानी कैसी चीज बनाई है ना, अगर ना पियो तो प्राण निकलने को हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते वो नदी किनारे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो नदी से पानी भरने लगती है। पानी भरकर वो वहां से निकल ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। कहाँ जा रही हो मेरी नदी का पानी लेकर? रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारी नदी से पानी कैसे लिया? जैसे ही गायत्री पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने भयानक भूत और चुड़ैल खड़े होते हैं।
जिन्हें देखकर गायत्री के हाथों से मटकी नीचे गिर जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगती है। भूत चुड़ैल, हे भगवान, तुम इस नदी के अंदर क्या कर रहे हो? ये नदी हमारी है, इस नदी की मालकिन मैं हूँ। हम कई सालों से इस नदी के अंदर रह रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नदी से पानी लेकर जाने की? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम ये कैसी बात कर रही हो? पानी के लिए तुम मुझे सजा दोगी? और पानी तो अमृत है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवन कैसे जिएंगे? नहीं, इस पानी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और तुमने हमारी नदी से पानी लिया है, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा फिर कभी इस नदी पर नहीं आऊंगी। तुम्हें क्या हम बच्चे दिखाई देते हैं जो तुम हमें अपनी बातों में उलझा रही हो? तभी भूत अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम मेरी पत्नी होकर इसे डरा नहीं पा रही हो, जाओ अब इसे मार दो। अपने पति की बात मानकर चुड़ैल गायत्री को जान से मार देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव वालों को गायत्री की लाश नदी किनारे मिलती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। अरे ये तो बेचारी गायत्री है, इस बेचारी को किसने मार दिया? पता नहीं, इस बेचारी का तो कोई दुश्मन भी नहीं था जो इसे मारे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है किसी ने इसकी हत्या कर दी है, हमें इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी होगी। गांव के सभी लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेन लिखवा देते हैं। पुलिस वाले गायत्री के हत्यारे को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत हाथ नहीं लग पाता। ऐसे ही उस नदी किनारे किसी न किसी की लाश मिलती रहती है, जिस बात से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दिन गांव में पंचायत बिठाते हैं। अरे रोज रोज उस नदी किनारे किसी न किसी की लाश मिलती है, आखिर कौन है जो बेचारे मासूम लोगों को मार रहा है? मुझे तो ये काम किसी चुड़ैल का लग रहा है। अरे ममता, तुम कौन सी दुनिया में घूम रही हो? आज के जमाने में ये भूत और चुड़ैल कुछ नहीं होते। मानना है तो मानो, वरना मुझे क्या। वैसे भी रोज रोज किसी न किसी का नंबर आता ही जा रहा है। मैं तो ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। देखो, इस प्रकार तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। ममता सही कहती है, पुलिस ने कितनी कोशिश की लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा, इसलिए हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। क्या पता अब वही हमारी कोई मदद कर सकें। ऐसा सोचकर जितेंद्र गांव के कुछ लोगों को अपने साथ एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है, जिसके बाद जितेंद्र अपने गांव में हो रही सभी परेशानियों के बारे में तांत्रिक बाबा को बता देते हैं। तभी तांत्रिक जितेंद्र से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव में हो रही समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक जितेंद्र और गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है और जैसे ही रात होती है, रात के समय वो उसी नदी किनारे जाकर एक मंत्र का जाप करना शुरू करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही नदी के अंदर से भूत और चुड़ैल निकलकर बाहर आते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक से कहते हैं, क्यों तांत्रिक, यहाँ क्या करने आया है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? देख तांत्रिक, यहाँ से सीधी तरह चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो, तुम दोनों मिलकर इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों, अब तो बीते हुए कल को वापस लेकर आएगा क्या? जो हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता। हम इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहे हैं। क्या कहा? किसकी मौत? तुम दोनों की मौत कैसे हुई? तांत्रिक के पूछने के बाद भूत और चुड़ैल अपने बीते हुए कल के बारे में तांत्रिक को बताना शुरू करते हैं। हम इस गांव में रहा करते थे, हम छोटी जाति के थे और कुम्हार का काम करके अपने घर को चलाया करते थे। इस गांव के कुछ अमीर जादों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की और हमारे ऊपर बहुत अत्याचार भी किए। देखते देखते हमारे पास कुछ नहीं बचा था, काम भी सही से चल नहीं पा रहा था। छोटी जाति होने की वजह से कोई हमसे मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदता था। हम बहुत गरीब हो चुके थे, हमारे पास और कुछ रास्ता नहीं था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर तांत्रिक को बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद तांत्रिक भूत और चुड़ैल से कहता है, देखो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ जिसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन
कुछ लोगों की गलती की वजह से तुम इन गांव के सभी लोगों को क्यों सजा दे रहे हो? मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हम यहाँ पर हर किसी को नहीं मार देते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी भूत और चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनते, जिसके बाद तांत्रिक को न चाहते हुए भी मंत्र द्वारा पड़ी हुई भभूति और पवित्र गंगा जल उस नदी के अंदर छिड़कना पड़ता है, जिसके बाद नदी पवित्र हो जाती है और भूत और चुड़ैल जलकर राख हो जाते हैं और गांव वालों को उन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जानवी की मौत को कुल 3 महीने हो चुके थे। उसकी माँ धीरे धीरे उसकी सभी यादों को धुंधला करने लगी थी। वक्त बीतता चला जाता है और जानवी की माँ उस हादसे को भूलकर अकेले जीना सीख लेती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकने वाली थी। जानवी की मौत न सिर्फ एक हादसा साबित हुई, बल्कि अब असली हादसों की अनगिनत घटनाएं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर होने लगी थी। जानवी के भटकते साये ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया था। एक शाम स्टेशन पर 2 लड़के विक्की और आशु ट्रेन का वेट कर रहे थे। स्टेशन पर काफी कूड़ा कचरा, मकड़ी के जाल और टूटा फूटा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। वो एक भूतिया स्टेशन की तरह लग रहा था। तभी विक्की को कुछ याद आता है और वो अपने दोस्त से बोलता है, अबे शिट यार, मैं अपना मोबाइल तो घर पर ही भूल गया। वाह बेटे, अब कैसे होगा तेरा टाइम पास? तू अपना दिल घर पर छोड़ आया। ये स्टेशन कितना भूतिया लगता है ना। एक तो इतनी गंदगी और दूसरा इतनी ज्यादा भीड़ भाड़। तो कौन सा तुझे यहाँ हमेशा के लिए घर बसाना है? बात करते करते कब ट्रेन आ जाती है उन्हें इस बात की खबर नहीं हुई। दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन चलने लगती है। शाम होने पर ट्रेन घने जंगलों से होकर गुजरती है। ट्रेन के सामने न जाने कौन सी हलचल होने लगती है। जब ड्राइवर ध्यान से देखता है तो चौंक जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ी चुड़ैल ट्रेन को आकर रोकने लगती है। अपनी ताकत से चुड़ैल ट्रेन को रोक देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोगों को इधर उधर भागता देख चुड़ैल हंस हंस कर बोलने लगती है, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा अड्डा है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस ट्रैक को पार करने की? पूरे 3 महीने के बाद आज मैं जागी हूँ और अब मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं इंसानों को कच्चा खा जाऊंगी। मानवी की बातें सुनकर अंश और विक्की साइड में खड़े थे और आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, यार ये क्या मुसीबत है? इतनी बड़ी चुड़ैल जिंदगी में कभी नहीं देखी। हाँ भाई, मैंने भी नहीं देखी इतनी बड़ी चुड़ैल। मुझे तो लगता है ये हम दोनों को ही खा जाएगी, क्योंकि देख उसके हाथ में इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं और वो उन सभी को चींटियों की तरह मसल रही है और बहुत से लोगों को अपने नुकीले दांतों से खाए जा रही है। ले बेटा, वरना हम भी नहीं बचेंगे, इसका डिनर बन जाएंगे। इतना बोलकर विक्की और अंश दोनों भागने लगते हैं। उनको भागता हुआ देख जानवी विक्की को अपने हाथ में लेकर खा जाती है। तुम में से कोई नहीं बचेगा। जानवी इतना बोलकर सभी लोगों को मारने लगती है। कुछ ही देर में ट्रेन में बुरी तरह दहशत फैलने पर अपने शरीर के आकार को बहुत ही बड़ा कर लेती है और अपने हाथों और पैरों से ट्रेन को कुचलकर उसके चिथड़े उड़ा देती है। ट्रेन का कोई इंसान जिंदा नहीं बचता सिवाय आशु को छोड़कर। वो डर कर झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सारा तमाशा देख रहा था। लेकिन जानवी इंसानी खुशबू पहचानते हुए उसे अपने हाथों से झाड़ियों को बिखेरते हुए उसे मुट्ठी में दबाकर अपने मुंह में डाल लेती है। एक हवेली के बाहर तो इसका सिर्फ मुंह है। मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर इसके पेट में ही रह सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं? अंश उसके मुंह से होते हुए नाक में घुस जाता है और तभी जानवी की नाक में गुदगुदी होने की वजह से चीख मारती है और अंश हवा की स्पीड से एक पेड़ पर टकरा जाता है। उसकी पीठ पर बहुत तेज चोट लग जाती है और जानवी को खत्म करने का प्लान बनाता है। उसे मिट्टी के तेल की महक आती है और बहुत छानबीन करने पर एक मिट्टी के तेल का कैन साइड में पड़ा हुआ था, जिसका ढक्कन खुला होने की वजह से आधा मिट्टी का तेल गिर चुका था। वो आधे मिट्टी के तेल की कैन को उठाता है और जानवी के सामने खड़ा होकर उसे ललकारता है। तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझती हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे खाकर दिखाओ। गुस्से में जानवी उसे उठाकर अपने मुंह में लेती है और उसकी जीभ पर ठहर कर अंश उसके अंदर मिट्टी का तेल फैला देता है। अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसके मुंह और पेट में आग लगा देता है और दोबारा से उसकी नाक में घुसकर उसे गुदगुदी करने लगता है। गुदगुदी की वजह से जानवी चीख मारती है और फिर से अंश उसके शरीर से बाहर निकल जाता है।
जानवी के विशाल शरीर में आग लगने पर वो जलने लगी थी। मेरा शरीर जल कैसे रहा है? जानवी एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह फट जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अंश उसे देखकर खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ जानवी की माँ पटरी पर अपनी बेटी को जलता हुआ देख रो रही थी। आप रो क्यों रही हो? क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मार दिया। मैंने? लेकिन मैंने तो उस खूंखार डायन को खत्म किया है। बेटा, वो डायन नहीं, मेरी बेटी है, जिसकी ट्रेन से जान चली गई और अब वो चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। मैं उसे हर रोज मिलने आया करती थी यहाँ, लेकिन उसे मारकर तुमने उसकी आत्मा को शांति दिलाई है। वो देखो, मेरी बेटी स्वर्गलोक जा रही है। अंश किसी रूह को आसमान में समाते हुए देखता है और वो रूह वहां से गायब हो जाती है। हाँ जी, मुझे बहुत दुख है आपकी बेटी के चले जाने का, लेकिन अब आप अकेले कैसे रहती हो? मतलब, और कौन कौन है आपके घर में? मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरी और कोई दूसरी संतान नहीं है। जानवी की माँ की बात सुनकर अंश सोच में पड़ जाता है और बहुत सोच समझकर फैसला लेता है। जानवी की माँ रो रही थी, उनके पास जाकर वो उनके आंसू पोंछता है और उन्हें प्यार से कहता है, देखिए माँ जी, मैं आपकी बेटी को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसकी जगह आपका बेटा बनकर आपको पूरी जिंदगी सुख सुविधा दे सकता हूँ। बदले में आप मुझे माँ का प्यार देती रहना। क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? लेकिन बेटा, मैं कैसे? ऐसे वैसे नहीं, बस आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर अंश उसे अपने घर ले जाता है और उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है।